हाय, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम आपको मिडिल ईस्ट ले जाएंगे। अरे मिडिल ईस्ट क्यों, बताते हैं। आप दुबई तो जानते ही होंगे। हाँ, वही चमक धमक और रौनक वाली दुबई। मॉडर्न लाइफस्टाइल, अल्ट्रा मॉडर्न आर्किटेक्चर, मेगा एक्सपोज और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज के चलते दुबई आज ग्लोबल ट्रेड हब बन के उभर रहा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के पीछे दुबई का बहुत बड़ा हाथ है। और अब दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन यानी कि सऊदी अरेबिया भी यूएई का दुबई मॉडल कॉपी करना चाहता है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में यूएई द्वारा चैंपियंस मैनचेस्टर सिटी में इन्वेस्टमेंट के बारे में तो आपको पता ही है, लेकिन हाल ही में सऊदी अरेबिया बैक्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने भी इंग्लिश टीम न्यूकासल यूनाइटेड एफसी का $409 मिलियन में टेक ओवर कंप्लीट किया था। कंपैरिजंस और पैरेलल्स यही खत्म नहीं होते। सऊदी अरेबिया अपने देश में दुबई या उससे भी एडवांस डेवलपमेंट करना चाहता है, मगर सऊदी अरेबिया ऐसा क्यों करना चाहता है और वो क्या स्टेप्स ले रहा है, आइए देखते हैं आज के वीडियो में। मिडिल ईस्ट कंट्रीज की इकोनॉमी ट्रेडिशनली क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट रही है। हालांकि कई डेकेड्स पहले मिडिल ईस्ट कंट्रीज वर्ल्ड ट्रेड के लिए एक अहम सेंटर हुआ करती थी। इवन अमेरिका की खोज से पहले भी मिडिल ईस्ट रीजन पूरी दुनिया में चल रहे ट्रेड्स को कैरी आउट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। सिल्क रोड, जो ईस्ट और वेस्ट के बीच इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल और रिलीजियस इंटरैक्शंस फैसिलिटेट करने में एक सेंट्रल और इम्पोर्टेंट रूट हुआ करता था, वो भी मिडिल ईस्ट रीजन से पास होता था। यही नहीं, ये रीजन एक जमाने में सी ट्रेड का हब भी रहा है, लेकिन ये सब तो बहुत पुरानी बातें हैं। 20th सेंचुरी और स्पेशली 1970s के बाद से जैसे जैसे ऑयल और एनर्जी की डिमांड बढ़ती गई, ऑयल रिजर्व्स में रिच मिडिल ईस्ट कंट्रीज की इकोनॉमी क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट होती चली गई। लेकिन इसके साथ साथ यूएई ने कुछ ऐसे फ्यूचरिस्टिक स्टेप्स भी लिए जिनके कारण आने वाले सालों में दुबई और अबू धाबी जैसे शहर बड़े कमर्शियल हब्स बन गए। लेकिन उनका पड़ोसी देश सऊदी अरेबिया अपनी कंजर्वेटिव पॉलिसीज और सोशल रिस्ट्रिक्शंस के चलते इस मामले में यूएई से काफी पीछे रह गया। सऊदी अरेबिया में ऑयल और रिफाइनरीज के अलावा बाकी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट नहीं हो पाए। एक तरफ यूएई के दुबई और अबू धाबी में फ्यूचरिस्टिक विजन और पॉलिसीज के चलते वर्ल्ड के बेस्ट मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स, ट्रेड सेंटर्स बन रहे थे, तो दूसरी ओर सऊदी अरेबिया एक ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी की तरह फंक्शन करती रही। आज भी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस रिलेटेड एक्टिविटीज का सऊदी अरेबिया की जीडीपी में 32.4% कंट्रीब्यूशन रहता है। हालांकि मक्का और मदीना, जो इस्लाम की होलीस्ट सिटीज मानी जाती हैं, दोनों ही सऊदी अरेबिया में हैं, जिसके चलते सऊदी अरेबिया रिलीजियस टूरिज्म का सेंटर भी रहा है। लेकिन क्या सऊदी अरेबिया हमेशा के लिए अपनी इकोनॉमी सिर्फ ऑयल और रिलीजन टूरिज्म के भरोसे रन कर सकता है? शायद ये सवाल सऊदी अरेबिया के रूलर्स को कुछ टाइम पहले से ही सताने लग गया था, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका जवाब शायद नो है। इसलिए अब वो भी अपनी इकोनॉमी की डिपेंडेंसी ऑयल से रिड्यूस करना चाहते हैं। जी हाँ, सऊदी अरेबिया में हवा का बहाव बदल रहा है, लेकिन ऐसा आखिर क्यों है, आइए जानते हैं। क्लाइमेट चेंज बहुत ही अहम मुद्दा बन चुका है। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, ऑयल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा की वजह से पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। इसकी वजह से कंट्रीज कन्वेंशनल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल और डीजल के बजाय अब नेचुरल और ग्रीन फ्यूल्स का इस्तेमाल करने पे फोकस कर रही हैं। और ये शायद यूएई ने तो बहुत पहले ही रियलाइज कर लिया था, लेकिन अब देर से ही सही इवन सऊदी अरेबिया भी समझ गया है कि आगे चल के वो हमेशा के लिए क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इकोनॉमी को चलाने के लिए उन्हें कुछ नए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने ही पड़ेंगे। और बात सिर्फ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की नहीं है, बल्कि ऑयल की डिपेंडेंस जैसे जैसे कम होगी, वैसे वैसे जियोपॉलिटिकली भी सऊदी अरेबिया जैसी मिडिल ईस्ट कंट्रीज की पोजीशन डगमगाने लग जाएगी। इसलिए सऊदी अरेबिया एक हाइड्रोकार्बन इकोनॉमी से अपने आप को एक मॉडर्न ट्रेड, कॉमर्स और टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बनाने की रेस में कूद चुका है। और इस मामले में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी कि एमबीएस काफी डिटर्मिन्ड नजर आ रहे हैं, स्पेशली तब जब यूएई, जो ज्योग्राफिकली एक छोटा सा देश है, उसने इतनी रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट शो की हो। और इसलिए आज से 6 साल पहले 25 अप्रैल 2016 को सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी
ही विजन 2030 की घोषणा की थी, जो आने वाले सालों में सऊदी अरेबिया का नक्शा बदल सकती है। इस विजन के मुताबिक सऊदी अरेबिया अपने हज यात्रा और रिलीजियस टूरिज्म को तो बढ़ावा देगा ही, बल्कि उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्रिएशन और टूरिज्म पे भी फोकस करेगा। इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को प्रमोट करना, नॉन ऑयल इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करना और सऊदी अरेबिया की एक सॉफ्टवेयर और सेक्युलर इमेज को प्रमोट करना इस स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के कुछ की गोल्स हैं। और एक्सपर्ट्स की माने तो ये कदम अबू धाबी और दुबई के ग्रोथ मॉडल्स को स्टडी करके ही लिया गया है। चलिए अब एक एक करके वो सभी स्टेप्स देखते हैं जिनके थ्रू सऊदी अरेबिया अपने इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। फर्स्ट, कल्चरल चेंजेस। सऊदी अरेबिया ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेके काफी चर्चा में रहा है। सऊदी अरेबिया ट्रेडिशनली एक कंजर्वेटिव देश भी माना जाता है। यूएई की तुलना में यहाँ पर लोगों पर काफी रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते हैं, खास करके वुमेन पे। रहन सहन, ड्रेसिंग, ऑपोजिट जेंडर्स के बीच दोस्ती और अल्कोहल जैसे मुद्दों पे सख्त कानून बने हुए हैं। एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जैसे वेस्टर्न ट्रेंड्स को गलत माना जाता था। दुबई टूरिज्म और रिक्रिएशन के लिए एक पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन बन चुका है। यूरोपियन एथलीट्स के लिए दुबई का वार्म वेदर उनके लिए हमेशा से एक ओपन इनविटेशन रहा है, जिसने वहां के टूरिज्म को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया है। और वैसे तो खूबसूरत लैंडस्केप्स, हेरिटेज साइट्स और व्यूज तो सऊदी अरेबिया में भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो रिलीजियस टूरिज्म के लिए ही जाना जाता है और इसका रीजन शायद उनकी कल्चरल इमेज है। लेकिन सऊदी अरेबिया की लीडरशिप को अभी रियलाइज हो गया है कि अगर उन्हें विजन 30 को अचीव करना है तो वहां चीजें बदलनी होंगी। जब से मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के डिफैक्टो लीडर बने हैं, वहां काफी प्रोग्रेसिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। विजन 2030 की माने तो क्वालिटी ऑफ लाइफ और लाइफस्टाइल की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। सोशल लाइफ और कल्चरल रूल्स और रेगुलेशंस को धीरे धीरे अब लूजन अप भी किया जा रहा है। एमबीएस की लीडरशिप के अंडर सऊदी अरेबिया में कई जेंडर बेस्ड रूल्स को रिलैक्स किया जा रहा है और साथ ही में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए भी कई प्लान्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सऊदी अरेबिया ने न्यूकासल यूनाइटेड एफसी को भी रिसेंटली खरीदा था। ये स्टेप भी उन्होंने अपनी कल्चरल इमेज को इंप्रूव करने के लिए लिया है। अब देखते हैं अगला मेजर मूव जो सऊदी अरेबिया के लिए विजन 2030 अचीव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कमर्शियल हब्स। सऊदी अरेबिया टोटल एरिया के मामले में यूएई से ज्यादा फॉर्चुनेट रहा है और वो इस वास्ट लैंड एरिया का फायदा जरूर उठाना चाहते हैं। विजन 2030 के मुताबिक कम से कम 3 शहरों को वर्ल्ड के टॉप 100 शहरों की लिस्ट में शामिल करने का किंगडम का फर्म इंटेंशन है और इस विजन को पूरा करने के लिए किंगडम में जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई हैं। एग्जिस्टिंग सिटीज जैसे जद्दा और रियाद के फर्दर डेवलपमेंट के साथ साथ फ्यूचरिस्टिक क्लीन एनर्जी पार्ट सिटीज भी डेवलप की जा रही हैं जो अर्बन लिविंग पे फोकस करती हैं। आइए एक एक करके सऊदी अरेबिया के कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। जब भी हम दुबई की बात करते हैं तो स्काई स्क्रेपर्स जो बादलों को छूते हैं वो हमारी नजरों के सामने आते हैं और जद्दा टावर ऐसा ही एक आइकॉनिक टावर है जो सऊदी अरेबिया की जद्दा सिटी में बन रहा है। इस टावर में टॉप क्लास मॉडर्न ऑफिस स्पेसेस, मल्टीपल 5 स्टार होटल्स और लग्जरी अपार्टमेंट्स प्लान किए गए हैं। इसके साथ साथ मॉडर्न अम्यूनिटीज जैसे जिम, स्पास, कैफेज, रेस्टोरेंट्स, स्काई लॉबीज जैसी अम्यूनिटीज भी होंगी। इसके 2 फ्लोर्स बिलो द ग्राउंड होंगे और अबव ग्राउंड 167 फ्लोर्स हैं। जी हाँ, 167 फ्लोर्स। और इसका टोटल प्लान कॉस्ट अराउंड $1.2 बिलियन या फिर 9,736 करोड़ रुपीस होगा। चौंक गए ना? लेकिन असली हैरत अंगेज बात तो आगे है। जद्दा टावर बुर्ज खलीफा जो अभी तक का वर्ल्ड का टॉलेस्ट टावर है उससे भी ऊंचा होने वाला है और इस टावर के जरिए सऊदी अरेबिया अपने आप को वर्ल्ड मैप पर एक मॉडर्न कंट्री के रूप में सामने लाना चाहता है। अब बात करते हैं ऐसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड प्रोजेक्ट की जो सऊदी अरेबिया के कैपिटल रियाद में बनाया जा रहा है। विजन 2030 के तहत टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और आर्ट्स का हब होगा क़िदिया। यहाँ रिजॉर्ट्स, पार्क्स और एक बड़ा सा सिटी सेंटर प्लान्ड है। विजिटर्स के लिए ढेर सारी एक्टिविटीज जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स और सफारीज रहेंगे। इस मेगा सेंटर में फॉर्मूला 1 रेस ट्रैक्स, गोल्फ कोर्सेज, स्टेडियम्स, वाटर एंड थीम पार्क्स एक्सेट्रा जैसे अट्रैक्शंस होंगे और तो और यहाँ रेजिडेंशियल एरियाज भी होंगे। तो सोचिए, सऊदी अरेबिया की कैपिटल में कई सारे इवेंट्स और फेस्टिवल्स आने वाले कुछ सालों में देखने को मिल सकते हैं और वो एक मेजर टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। अब बात करते हैं एमबीएस के विजन 2030 के सबसे एम्बिशियस और ब्रेड टेकिंग प्लान की, द सिटी ऑफ टुमारो, नियोम सिटी।
नियोम सिटी एक ऐसी स्मार्ट सिटी होगी जो पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पे चलेगी। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट $500 बिलियन है और अगर सऊदी अरेबिया इसे बना लेता है तो दुनिया में इतना मॉडर्न शहर शायद ही कोई होगा। ये सिटी 26,500 स्क्वायर माइल्स पे स्ट्रेच होगी जो न्यूयॉर्क का 33 टाइम्स है। यही नहीं, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस सिटी के अनाउंसमेंट को करते वक्त ये भी कहा था कि नियोम में रहने वाले लोगों के लिए अलग टैक्स और लेबर लॉज होंगे। इसका मतलब ये है कि फॉरेनर्स और एक्सपैट्स को ओपन इनविटेशन दिया जा रहा है कि वो आकर यहाँ रहें और इन्वेस्ट करें। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये सिटी क्लीन एनर्जी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी पावर्ड होगी। इसके साथ साथ अर्बन मोबिलिटी के कई सारे नए इनोवेशंस जैसे कि फ्लाइंग टैक्सीज इस सिटी में देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टर्स को पिच करने के लिए खुद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान देश विदेश के बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज से कंटिन्यूअस मुलाकात कर रहे हैं। और इसी नियॉन प्रोजेक्ट के अंडर जो 2 साइफाई सिटीज प्लान्ड हैं वो हैं ऑक्सीगॉन और द लाइन। ऑक्सीगॉन रेड सी में एक फ्लोटिंग सिटी होगी जो अपने नाम की तरह ऑक्टेगन शेप में बनाई जाएगी। यहाँ पे लॉजिस्टिक्स हब्स और पोर्ट्स के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स भी होंगे। ऑक्सीगॉन का डिजाइन और आर्किटेक्चर कुछ हद तक दुबई के पाम आइलैंड से इंस्पायर्ड है और इसलिए पाम आइलैंड्स की तरह ही ऑक्सीगॉन सी के नीचे की जमीन को रिक्लेम करके बनाई जाएगी। और अगर हम नियोम के शो स्टॉपर की बात करें तो वो है 170 किलोमीटर लॉन्ग वर्टिकल मेगा सिटी द लाइन, जो आपकी इमेजिनेशन को स्ट्रेच करके रख देगा। इस शहर की दीवारें रिफ्लेक्टिव कांच की बनाई जाएंगी और इसमें ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट मॉडर्न इनोवेशंस के जरिए होगा। कहा जा रहा है कि इस शहर की असेंबलिंग खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से की जा रही है। नियोम की वेबसाइट के मुताबिक रैपिड ट्रेन के जरिए सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक आप बस 20 मिनट में पहुंच सकेंगे। सोचिए, 170 किलोमीटर इन जस्ट 20 मिनट्स। इंटरेस्टिंगली द लाइन में ना ही कोई रोड्स होंगी और ना ही होंगी कोई कार्स। यही नहीं, इस सिटी की डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये सिटी भले ही एक डिजर्टेड एरिया में बनेगी लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सहारे टेम्परेचर कंट्रोल्ड होगी। इसमें पेड़ पौधों के लिए प्री एलोकेटेड स्पेस होगा और तो और ये सिटी पूरी तरह से सोलर विंड एनर्जी पे चलेगी। ये डेवलपमेंट शायद अर्बन लिविंग की डेफिनेशंस को ही चेंज कर सकते हैं। थोड़ी साईफाई मूवीज जैसी फीलिंग आ रही है ना, जैसे हम कहीं फ्यूचर में पहुंच गए हो, है ना। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि विजन 2030 के गोल्स को पूरा करने के लिए क्या सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी इस लेवल की स्पेंडिंग को सस्टेन कर पाएगी। सऊदी अरेबिया की जीडीपी और इकोनॉमी से जुड़े कुछ की पैरामीटर्स को देखते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो सऊदी अरेबिया यूएई से काफी पीछे है। 2020 की रैंकिंग के मुताबिक यूएई 16th पोजीशन पे था जबकि सऊदी अरेबिया 62nd पोजीशन पर। लेकिन 2018 के आंकड़ों की तुलना करें तो सऊदी अरेबिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग्स में 92nd था, यानी कि क्लियरली सऊदी अरेबिया ने काफी इंप्रूव किया है। देश ने अपने कई पुराने रिस्ट्रिक्शंस को हटाया है, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई हैं और इसी के चलते इस रैंकिंग में सुधार देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इस साल अक्टूबर के महीने में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एक बहुत बड़ा फोरम ऑर्गेनाइज हुआ था। इससे कई डिफरेंट सेक्टर्स में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। सऊदी किंगडम का बजट डेफिसिट भी कम होता हुआ दिख रहा है। 2015 में जो डेफिसिट 15% पे था वो अब केवल 3% हो गया है। देश का सॉवरेन फंड, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि पीआईएफ और नेशनल डेवलपमेंट फंड से प्राइवेट सेक्टर में फंडिंग की जा रही है। पिछले कुछ सालों में पीआईएफ ने उबर, सॉफ्टबैंक जैसी कंपनीज में हिस्सेदारी ली है और अब वो देश के कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की फंडिंग भी पार कर रहा है। देश के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद अल जद्दान ने ऑयल बिजनेस के प्रॉफिट्स को इस फंड में डाइवर्ट करके उसे और भी मजबूत करना शुरू कर दिया है। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियली तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया काफी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नजर आ रहा है। मगर क्या सऊदी के प्रिंस अपने विजन, पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू सऊदी अरेबिया को यूएई की तरह एक अलग पहचान दे पाएंगे? ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, इंटरनल अनरेस्ट और ईरान यूएस जैसी कंट्रीज के साथ बिगड़ते रिलेशंस, ये कुछ इश्यूज हैं जो उनके सामने चैलेंजेस बनकर खड़े हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। क्या लगता है आपको, क्या सऊदी अरेबिया अपने इस विजन 30 को पूरा कर पाएगा? क्या वो दुबई की तरह ही ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेसेस और लॉजिस्टिक्स का हब बन पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आशा करते हैं आपको ये इंटरेस्टिंग केस स्टडी पसंद आई होगी। आप और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं वो आप हमें कमेंट्स में बताइए। इकोनॉमी, बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़े ऐसे ही ढेर सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.